Hello everyone, welcome to Learning Spot by Mehak. So today our topic is reverse charge mechanism under GST. ठीक है, तो GST हमें पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसमें हमने अभी तक जितना पढ़ा, अभी तक जितने भी वीडियोस हमने अपलोड की उसमें नॉर्मल चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज की बात की है। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हम इस वीडियो में कंप्लीट समझेंगे होता क्या है। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे और कंप्लीट एक ही वीडियो में हम ये सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग स्पॉट बाय महक। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अभी हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल केस में क्या होता है, एक तो सप्लायर होता है, ठीक है, जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है। ठीक है, और किसको करता है, रिसिपिएंट को करता है जो परचेज करता है। ठीक है, सप्लायर जो गुड सप्लाई करता है रिसिपिएंट को, जिसे हम परचेजर भी बोलते हैं। ठीक है, उस केस में सप्लायर रिसिपिएंट को क्या देता था, टैक्स इनवॉइस देता था। ठीक है, जिसमें रिसिपिएंट बिल की पेमेंट करता था। ठीक है, अगर गुड्स 1 लाख के है उस पे जीएसटी भी साथ में ही पे करता था सप्लायर को, और सप्लायर आगे गवर्नमेंट को पे करता था जीएसटी। बट यहाँ पे आरसीएम में रिवर्स चार्ज में क्या होता है, सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं करता रिसिपिएंट से। ठीक है, यहाँ पे सप्लायर रिसिपिएंट को टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता, टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। ठीक है, टैक्स इनवॉइस होता है जिस इनवॉइस में टैक्स टाइप मेंशन हो, टैक्स कलेक्टेड हो। ठीक है, और बिल ऑफ सप्लाई वो होता है जहां पे टैक्स ना हो। ठीक है, टैक्स चार्ज नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लायर रिसिपिएंट को गुड सप्लाई कर रहा है और बिल ऑफ सप्लाई दे रहा है, और रिसिपिएंट पेमेंट कर रहा है सिर्फ गुड्स की। और उन गुड्स पे पेमेंट, जो जीएसटी की पेमेंट कौन कर रहा है, रिसिपिएंट पेमेंट कर रहा है डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट, ना कि सप्लायर पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज में सप्लायर जीएसटी पे नहीं करता गवर्नमेंट को, कौन करता है, रिसिपिएंट पे करता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे हमारे पास सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 है, और आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड चार्ज, नॉर्मल चार्ज की बात की। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, सप्लायर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है रिसिपिएंट को, और रिसिपिएंट टोटल बिल की पेमेंट करता है, कॉस्ट प्लस जीएसटी। मींस यहाँ पे टैक्स इनवॉइस बनाया जाता है और जीएसटी की पेमेंट रिसिपिएंट सप्लायर को करता है, और सप्लायर आगे टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को करता है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम रिवर्स चार्ज की बात करें, रिवर्स चार्ज में सप्लायर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है रिसिपिएंट को, बट रिसिपिएंट जो पेमेंट कर रहा है सिर्फ कॉस्ट पेमेंट कर रहा है, जीएसटी सप्लायर को पे नहीं कर रहा। ठीक है, रिसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, नाउ अगर हम फॉरवर्ड चार्ज डिटेल में समझें, ठीक है, जैसे यहाँ पे सप्लायर है, फॉरवर्ड चार्ज को हम नॉर्मल चार्ज भी कहते हैं, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म भी बोल देते हैं और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सप्लायर है और यहाँ पे एक रिसिपिएंट है, सप्लायर सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टू द रिसिपिएंट। ठीक है, और साथ में उसे दे रहा है टैक्स इनवॉइस। ठीक है, जिसमें गुड्स की वैल्यू है 1 लाख और उस पे जीएसटी वो चार्ज कर रहा है 1800। ठीक है, तो यहाँ पे और रिसिपिएंट बिल की पेमेंट कर रहा है टू दी सप्लायर, और जो 1800 रुपीज सप्लायर ने चार्ज किए हैं एज अ जीएसटी, वो डायरेक्टली पे कर रहा है गवर्नमेंट को। ठीक है, सप्लायर पे कर रहा है टैक्स टू दी गवर्नमेंट।
ठीक है। और फॉरवर्ड चार्ज में बेसिकली रिसिपिएंट जो है, जो उसने टैक्स पेमेंट किया सप्लायर को 1800 रुपीज, उसका आईटीसी भी क्लेम कर सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या चीजें होनी जरूरी है, एक तो एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड होनी चाहिए रिसिपिएंट को, ठीक है। दूसरा टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, सप्लायर ने जो टैक्स की पेमेंट कर दी होनी चाहिए गवर्नमेंट को, मींस उसने टाइम पे रिटर्न फाइल किया हो, ठीक है, तभी रिसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसिपिएंट ले पाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में असेसमेंट कैसे होती है, सप्लायर असेस करता है टैक्स और ट्रांसफर होता है आगे आईटीसी टू दी रिसिपिएंट, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन करता है, कौन लायबल होता है पेमेंट करने के लिए टैक्स की, सप्लायर इज लायबल टू मेक पेमेंट टू दी गवर्नमेंट। यहाँ पे सप्लायर का रजिस्टर होना जरूरी है अंडर जीएसटी, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में तभी वो टैक्स पे कर पाएगा गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड होगा अंडर जीएसटी तभी वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। और यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है, मंथली, ठीक है। मंथली उन्हें चालान जो है वो फाइल करना होता है, मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है सप्लायर को, ठीक है, तभी रिसिपिएंट जो है वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा, ठीक है। और टाइम ऑफ सप्लाई जो है मेंशन है गुड्स की सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 और सर्विसेज की सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। और टाइम ऑफ सप्लाई वाला हम पूरा टॉपिक एक अलग वीडियो में समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट जो है बाय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, ठीक है। मींस यहाँ पे ये जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पे हमारे पास लेजर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। तो हम दोनों के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं फॉरवर्ड चार्ज में। नाउ रिवर्स चार्ज में क्या होता है, यहाँ पे जैसे सप्लायर और रिसिपिएंट है, ठीक है। सप्लायर क्या कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है टू द रिसिपिएंट और बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहा है टू द रिसिपिएंट, ठीक है, सिर्फ गुड्स की वैल्यू की। यहाँ पे सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा रिसिपिएंट से, ना ही वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर रहा है जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे रिसिपिएंट जो है सप्लायर को पेमेंट करेगा सिर्फ गुड्स की, और यहाँ पे जीएसटी कौन पे कर रहा है, गवर्नमेंट को रिसिपिएंट पे कर रहा है अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। रिसिपिएंट को अभी अगर गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना होता है तो यहाँ पे रिसिपिएंट एक नया बिल बनाता है, ठीक है, टैक्स इनवॉइस बनाता है अंडर आरसीएम। जितनी भी बिल ऑफ सप्लाई हुई है, ठीक है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पे आरसीएम अप्लाई होता है, आरसीएम के अंडर जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। तो वो सारे केसेस को हम स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे समझते हैं कि रिसिपिएंट कैसे पे करता है गवर्नमेंट को जीएसटी। अभी अगर बिल ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट को इशू किया गया है, उसी बिल का वो सेल्फ इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस बनाता है, हम उसे सेल्फ इनवॉइस भी बोल देते हैं, ठीक है। Recipient also has to make a tax invoice under RCM of same bill of supply, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी कौन पे करता है गवर्नमेंट को, रिसिपिएंट पे करता है अंडर आरसीएम, ठीक है। नाउ अगर हम मीनिंग की बात करें कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है, द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे द टैक्स ऑन सप्लाई अंडर द रिवर्स, मतलब कि नॉर्मल केस में सप्लायर पे करता है टैक्स, ठीक है, बट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिकम्स लायबल टू पे टैक्स, ठीक है। चार्जेबिलिटी क्या हुई, यहाँ पे रिवर्स हो गई, ठीक है। सप्लायर की जगह कौन टैक्स पे कर रहा है, रिसिपिएंट पे कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका नाम क्लियर होगा आपको, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म,
The objective of shifting the burden of GST payment to the recipient is to widen the scope of levy of tax on various unorganized sector. ठीक है, यहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, तो एक तरह से जीएसटी पेमेंट का जो बर्डन है वो थोड़ा सा शिफ्ट किया गया है रिसिपिएंट पे, ताकि लेवी ऑफ टैक्स जो है उसका स्कोप जो है वो थोड़ा वाइडन हो पाए, ठीक है, और टू एग्जम्प्ट स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ सप्लायर, और कुछ सप्लायर को उन्होंने क्या किया है, एग्जम्प्ट किया है जीएसटी पे करने से, और उनकी जगह कौन जीएसटी पे कर रहा है, रिसिपिएंट पे कर रहा है, ठीक है, उन्हें एक तरह से जीएसटी के अंडर एग्जम्प्ट करके रिसिपिएंट पे बर्डन शिफ्ट कर दिया गया है जीएसटी पेमेंट का, ठीक है, एंड टू टैक्स द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, जो भी वो सर्विसेज ले रहे हैं उन्हें टैक्स लगाया गया। सिंस द सप्लायर इज बेस्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर हम ले रहे हैं तो वहां पे सप्लायर जो है उसे भी एक तरह से चार्ज किया जाता है जो आउटसाइड इंडिया है। Only certain type of business entities are subject to reverse charge mechanism, ठीक है, यहाँ पे कुछ specific type of business entities ही हैं जहाँ पे reverse charge mechanism अप्लाई होता है, ठीक है, यहाँ पे सभी बिजनेसेस पे रिवर्स चार्ज जो है अप्लाई नहीं होता, कुछ बिजनेस एंटिटीज हैं जहां पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, जो हम आगे डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। रिवर्स चार्ज में जो असेसमेंट है वो कौन करता है, टैक्स की असेसमेंट किसकी होती है, रिसिपिएंट की होती है, और सप्लायर विल नॉट चार्ज जीएसटी इन द इनवॉइसेस, यहाँ पे सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं करता, ठीक है, और कौन पेमेंट करता है जीएसटी की, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसिपिएंट पे करता है, ठीक है, और यहाँ पे रिसिपिएंट का जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ठीक है, और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मंथली होती है, टाइम ऑफ सप्लाई जो है मेंशन है गुड्स की अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड सर्विसेज की सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, ठीक है। अभी मोड ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें, फॉरवर्ड चार्ज में हमने पढ़ा कि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर दोनों के थ्रू वो जीएसटी की पेमेंट कर सकता है, बट रिवर्स चार्ज में वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही जीएसटी की पेमेंट कर सकता है टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अभी आरसीएम में हमने जैसे पीछे पढ़ा कि सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंडर दो सेक्शन है, ठीक है, एक तो हमारा सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 जो कि एप्लीकेबल है इंडिया के अंदर, ठीक है, और ये कहाँ पे लेवी होता है, ठीक है, कहाँ पे अप्लाई होता है आरसीएम, जो नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज है, ठीक है, और नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज पे कंपलसरी है जीएसटी लेवी करना अंडर आरसीएम, ठीक है, और ये कब से लेवी हुआ है, कब से एप्लीकेबल हुआ है ये सेक्शन, 3 Feb 2021 से ये सेक्शन एप्लीकेबल हुआ है, ठीक है, बट जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 है सीजीएसटी एक्ट 2017 का, ये अभी क्या है, पोस्टपोन किया गया है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ये डेफर्ड किया गया है बाय द गवर्नमेंट, मींस अभी ये इंडिया के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ये सेक्शन अभी इंडिया के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, हो सकता है कि ये फ्यूचर डेट्स में आगे एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है, बट अभी ये एप्लीकेबल नहीं है, डेफर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये अभी डेफर्ड किया हुआ है, पोस्टपोन किया हुआ है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल के साथ हमने जैसे समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे महक है सप्लायर, ठीक है, और नेहा है रिसिपिएंट, ठीक है, और महक अगर सप्लाई कर रही है नोटिफाइड गुड्स की, ठीक है, जो कि नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, ठीक है, सपोज वो गुड्स है 10,000 के और उस पे जीएसटी लेवी होता है 12%, ठीक है, अभी यहाँ पे नेहा पेमेंट कितने की करेगी महक को, ₹10,000 की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज हैं, तो सिर्फ नेहा
गुड्स की वैल्यू ही महक को पे करेगी। यहाँ पे आरसीएम के अंडर जीएसटी पे किया जाएगा, तो रिसिपिएंट जो है वो है लायबल टू पे टैक्स टू दी जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट सिर्फ 10,000 की जाएगी टू द सप्लायर, और उस पे लेवी होने वाला जीएसटी कौन पे करेगा? नेहा पे करेगी टू दी गवर्नमेंट। ठीक है, और यहाँ पे रिसिपिएंट का जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होना कंपल्सरी है। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल के साथ समझा। और जैसे सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंडर जैसे हमने पढ़ा कि रिवर्स चार्ज और नोटिफाइड केसेस हैं। ठीक है, नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज है, ये एप्लीकेबल है इंडिया के अंडर। ठीक है, और एक हमारा रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ सप्लाई बाय द अनरजिस्टर्ड टू दी रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, तो जैसे अगर सप्लायर जो है अनरजिस्टर्ड है जीएसटी के अंडर, ठीक है, और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक कॉमन हम समझते हैं कि अगर हम सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो टैक्स तो कलेक्ट कर ही नहीं सकता रिसिपिएंट से, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। तो वहां पे उस गुड्स पे जीएसटी पे करने की लायबिलिटी किसकी अराइज होती है? रिसिपिएंट की, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन अभी क्या है? डेफर्ड है बाय द गवर्नमेंट, मींस अभी ये जो सेक्शन है एप्लीकेबल नहीं है, पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेक्शन थोड़ा डेंजरस सेक्शन हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये डेफर्ड किया गया है, पोस्टपोन किया गया है। अभी फ्यूचर में ये हो सकता है कि आगे जाके एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, और एक हमारा सेक्शन आता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और ये भी सेक्शन क्या है? एप्लीकेबल है इंडिया के अंडर। ठीक है, आगे जाके हम ये भी कंप्लीट समझेंगे कि होता क्या है। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 98 के अंदर दी गई है। रिवर्स चार्ज मींस द लायबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कि टैक्स पेमेंट करने की लायबिलिटी किसकी है? रिसिपिएंट की है अंडर द रिवर्स चार्ज। ठीक है, रिवर्स चार्ज का मतलब ही ये है। Now section 9 subsection 3 of CGST Act 2017 नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अभी कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज हैं जो कि नोटिफाइड है अंडर जीएसटी? ठीक है, जिसपे आरसीएम अप्लाई होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है जहां पे कैश्यू नट जो है वो उसकी सप्लाई की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे सप्लायर कौन होगा? एग्रीकल्चरिस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है एग्रीकल्चरिस्ट को तो एक तरह से एग्जाम्पशन दी गई है। ठीक है, उन्हें जीएसटी के अंडर रजिस्टर होने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें बहुत सारी एग्जाम्पशंस दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट किसे सप्लाई करेगा? कोई भी बिजनेस जो, ठीक है, आगे कोई भी अगर रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी, रजिस्टर्ड बिजनेस है, ठीक है, रिसिपिएंट जिसे एग्रीकल्चरिस्ट कैश्यू नट्स की सप्लाई कर रहा है, तो वहां पे जो रजिस्टर्ड बिजनेस है उसकी लायबिलिटी बनती है टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। ठीक है, ऐसे ही बीडी रैपर लीव्स, टेंडू लीव्स हम उसे बोलते हैं। ठीक है, बीडी रैपर लीव्स भी कौन करता है? सप्लाई एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, किसे कर रहा है? किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई कर रहा है, रजिस्टर्ड बिजनेस है, तो उसकी लायबिलिटी बनती है टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। ठीक है, ऐसे ही टबैको लीव्स की अगर सप्लाई की जा रही है बाय द एग्रीकल्चरिस्ट टू द रिसिपिएंट, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड बिजनेस है, ठीक है, रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, तो वहां पे जीएसटी पे करने की लायबिलिटी किसकी बनती है? रिसिपिएंट की पे बनती है। ठीक है, अंडर आरसीएम। और नेक्स्ट है हमारा सिल्क यार्न। ठीक है, सिल्क यार्न कोई भी पर्सन जो मैन्युफैक्चर कर रहा है सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वॉर्म्स कैकून्स फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न। ठीक है, तो ये भी एक तरह से एग्रीकल्चरिस्ट में ही आ जाता है। ठीक है, उनकी कैटेगरी में ही आ जाता है। ठीक है, तो अगर वो पर्सन
सप्लाई कर रहा है सिल्क यार्न की किसी भी बिजनेस को और रजिस्टर्ड बिजनेस को, तो वहां पे उसकी लाइबिलिटी बनती है टू पे जीएसटी ऑन दैट सिल्क यार्न। ठीक है, उनकी वैल्यू पेड, जितना भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है वो अंडर आरसीएम रिसिपिएंट को जीएसटी पे करना होता है टू द गवर्नमेंट। ठीक है, और अगर रॉ कॉटन जो है उसकी सप्लाई की जा रही है बाय द एग्रीकल्चरिस्ट टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहां पे भी उनकी लाइबिलिटी बनती है टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट अंडर आरसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे केसेस है जहां पे रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई जो है उनकी लाइबिलिटी बनती है टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, अगर यूज्ड व्हीकल या सीज्ड एंड कॉन्फिस्टिकेटेड गुड्स, ठीक है, जो कि एक तरह से गवर्नमेंट ने जब्त किए होते हैं। ठीक है, कुछ बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अंडर लोन होते हैं कि लोन की रीपेमेंट ना की गई तो गवर्नमेंट जो है गुड्स या व्हीकल सीज कर लेती है, या चोरी के हों। ठीक है, या मतलब कुछ भी हो सकता है कि जहां पे जो सप्लायर है सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, यूनियन टेरिटरीज हो सकती हैं, या लोकल अथॉरिटीज हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि सीज और कन्फिस्टिकेटेड गुड्स तो वही होती है, मींस उन्होंने जब्त किए होते हैं। ठीक है, और ओल्ड और यूज्ड गुड्स हैं या वेस्ट एंड स्क्रैप है, और यहाँ पे सप्लायर गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट खुद को तो जीएसटी नहीं पे करेगी, तो उस पे अगर गवर्नमेंट जो है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रही है इन व्हीकल्स की या सीज्ड गुड्स की, वेस्ट या स्क्रैप की, ठीक है, तो वहां पे वो रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो जीएसटी पे करेगा टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अंडर आरसीएम। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ लॉटरी। ठीक है, हमें पता है लॉटरी टिकट्स कौन सप्लाई करता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई या लोकल अथॉरिटीज हो गई, यूनियन टेरिटरीज हो गई। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इसके रिसिपिएंट कौन होते हैं, हमारे लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, या सेलिंग एजेंट्स। तो वहां पे जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी किसकी बनती है, रिसिपिएंट की बनती है। जो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या सेलिंग एजेंट्स होते हैं वो जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, अंडर आरसीएम टू दी गवर्नमेंट। तो ये सारे हमारे नोटिफाइड गुड्स हैं जहां पे जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी किसकी होती है, रिसिपिएंट की होती है अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और ये किसके अंडर कवर होते हैं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। नाउ अभी हमने क्या किया, आरसीएम नोटिफाइड गुड्स। अभी नेक्स्ट आरसीएम नोटिफाइड सर्विसेज कौन कौन सी हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारी जीटीए सर्विसेज, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की जो सर्विसेज हैं। ठीक है, तो एक तरह से जैसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में, और गुड्स ट्रांसफर करने होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पे वो किसकी हेल्प से करते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की हेल्प से। ठीक है, अगर गुड्स की मूवमेंट करनी होती है एक जगह से दूसरी जगह बाय रोड, ठीक है, तो वहां पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है अंडर जीएसटी। ठीक है, और वो क्या करती है, सर्विसेज चार्ज करती है। ठीक है, जो वो अपनी सर्विसेज ले रही है। ठीक है, सप्लायर जो है जीटीए की सर्विसेज अगर ले रहा है तो वहां पे वो सर्विस चार्ज पे करता है टू दी जीटीए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, जहां पे हम समझेंगे कि कहाँ पे आरसीएम लेवी होता है जीटीए के केस में और कहाँ पे लेवी नहीं होता। ठीक है, जहां पे सप्लायर जो है जीटीए है, ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, और रिसिपिएंट जो है बिजनेस है, रजिस्टर्ड बिजनेस है। ठीक है, अभी देखो जीटीए की सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे गुड्स की बात नहीं की जा रही। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अपनी सर्विसेज दे रही है, तो यहाँ पे सप्लायर कौन हुआ सर्विसेज का, जीटीए हुई, और वो सर्विसेज किसको दे रही है, सप्लायर ऑफ गुड्स को। ठीक है, जो सप्लायर गुड्स का सप्लायर है, एक तरह से सर्विसेज वो ले रहा है ना, वो एक रजिस्टर्ड बिजनेस है।
ठीक है। तो यहाँ पे रिसिपिएंट हुआ हमारा सप्लायर ऑफ गुड्स, ठीक है। और यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विसेज कौन हुआ? जीटीए, ठीक है, जो कि अपनी सर्विसेज दे रहा है, जीटीए सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सप्लायर जो है रजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, तो वहां पे जीएसटी लेवी होता है 12%, ठीक है। और यहाँ पे अगर रिसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड है, ठीक है, अंडर जीएसटी, तो वहां पे आरसीएम के अंडर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी नहीं बनती रिसिपिएंट की। यहाँ पे वो सर्विस चार्ज के साथ साथ टैक्स भी कलेक्ट करेगा जीटीए, ठीक है। मींस यहाँ पे सप्लायर ही पे करेगा टैक्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है, 12%। और यहाँ पे रिसिपिएंट जो है आईटीसी क्लेम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट केस, अगर जीटीए रजिस्टर्ड है, ठीक है, और बिजनेस भी रजिस्टर्ड है, और मींस यहाँ पे कुछ ऐसी सर्विसेज है जहां पे जीएसटी 12% रेट है और कुछ ऐसी सर्विसेज है जहां पे 5% रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5% भी चार्ज किया जा रहा है जीएसटी, तो वहां पे भी आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, मींस रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी पे नहीं होगा, सप्लायर चार्ज करेगा रिसिपिएंट से टैक्स और सप्लायर ही गवर्नमेंट को पे करेगा टैक्स, ठीक है। और यहाँ पे आईटीसी जो है रिसिपिएंट क्लेम कर सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है जहां पे जीटीए रजिस्टर्ड है बट बिजनेस जिनके गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है जीटीए, वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, जिनको वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, जीटीए की सर्विसेज दे रहा है, वो बिजनेस अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। तो वहां पे आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, जीएसटी तो पे होगा 12% या 5% जो भी वो चार्ज करेगा, ठीक है। मींस एक तरह से टैक्स इनवॉइस बना के देगा जीटीए बिजनेस को, सर्विस चार्ज प्लस टैक्स, तो वहां पे 12% 5% जो भी होगा, ठीक है। अभी बिजनेस जो रिसिपिएंट है अनरजिस्टर्ड है, तो वो आईटीसी तो क्लेम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है, तो वहां पे आरसीएम भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी कैसे पे कर सकता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लायर ही जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगा बिजनेस से और गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। अभी कौन सा ऐसा केस है जहां पे आरसीएम अप्लाई होगा? जहां पे बिजनेस जो है रजिस्टर्ड बिजनेस है और जीटीए अनरजिस्टर्ड है, मीन जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। वहां पे रिसिपिएंट जो है, ठीक है, जिनको जीटीए अपनी सर्विस दे रहा है, वो पे करेंगे जीएसटी, ठीक है, अंडर आरसीएम। अगर 12% है तो 12%, ठीक है, और वहां पे वो आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो जीएसटी पे कर रहे हैं तो उसकी आईटीसी भी उन्हें मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है, बिजनेस रजिस्टर्ड है और 5% जीएसटी पे किया जा रहा है, तो वहां पे आरसीएम के अंडर लाइबिलिटी बनती है रिसिपिएंट की टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट, बट वहां पे आईटीसी उन्हें नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर 12% के अंडर आते हैं तब वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, 5% के अंदर आते हैं तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अभी अगर जीटीए और बिजनेस दोनों ही अनरजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, तो उनकी कोई भी लायबिलिटी बनती ही नहीं है, ठीक है। ना उन्हें जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को, ना फॉरवर्ड चार्ज के अंडर, ना ही आरसीएम के अंडर, ठीक है। जीएसटी नहीं पे करेंगे तो आईटीसी भी क्लेम नहीं होगा, ठीक है। अभी अगर सप्लायर जीटीए नहीं है, मींस हो तो गुड्स ट्रांसफर की सप्लाई की जा रही है, सर्विसेज दी जा रही है, बट वो जीटीए एजेंसी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई भी पे नहीं करेगा, ठीक है। आरसीएम ना रिसिपिएंट पे करेगा ना सप्लायर पे करेगा, ठीक है। जीएसटी भी लेवी नहीं होगा तो आईटीसी भी क्लेम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ केसेस थे जहां पे जीटीए सर्विसेज जो है नोटिफाइड है, ठीक है, जहां पे आरसीएम लेवी होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। नेक्स्ट नोटिफाइड सर्विस की अगर हम बात करें, नेक्स्ट नोटिफाइड सर्विस है हमारी एडवोकेट की,
ठीक है, या फर्म ऑफ एडवोकेट्स या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है, एक तरह से एडवोकेट जहां पे लीगल सर्विसेज देता है, ठीक है, तो वहां पे सर्विसेज दे रहा है एडवोकेट, ठीक है, तो अगर वो कोई सर्विस जो है किसी बिजनेस को दे रहा है, जैसे XYZ लिमिटेड है, वो कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है, ठीक है, तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन हुआ, XYZ, ठीक है, तो वहां पे जो भी लीगल फीस वो पे कर रहा है, ठीक है, XYZ टू द एडवोकेट, उस पे XYZ को पे करना होता है GST टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ अगर हम समझे, अगर कोई भी एडवोकेट जो है किसी पर्सन को पे कर रहा है, ठीक है, अपनी लीगल सर्विसेज दे रहा है, वो कोई इंडिविजुअल पर्सन है और वो अनरजिस्टर्ड है अंडर GST, तो यहाँ पे RCM की लायबिलिटी नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज किसे दी जा रही है, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल या अनरजिस्टर्ड बिजनेस को दी जा रही है, तो यहाँ पे GST लेवी नहीं होगा, ठीक है। तो ये केस हमें समझना है कि एडवोकेट अगर किसी रजिस्टर्ड बिजनेस को अपनी सर्विसेज दे रहा है, लीगल सर्विसेज दे रहा है, तो उस पे उस बिजनेस की लायबिलिटी बनती है टू पे GST अंडर RCM, ठीक है, 18% GST लेवी होता है वहां पे, ठीक है, यहाँ पे नो नीड टू पे GST अंडर RCM अगर कोई इंडिविजुअल या अनरजिस्टर्ड पर्सन है। नाउ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, ठीक है, स्पॉन्सरशिप मींस एक तरह से हमें पता है स्पॉन्सरशिप का मतलब एक तरह से वे ऑफ ब्रांडिंग होता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे कोई नवरात्रि इवेंट है या कोई ट्रेड हॉल कार्निवल है, ठीक है, जहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज करने वाले एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मींस उसके 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग बिजनेसेस के पास जाएंगे, उसके पासेस देंगे, उन्हें बैनर्स देंगे ताकि वो अपने आगे कस्टमर्स को वो स्पॉन्सर कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसी रजिस्टर्ड बिजनेस को दी जा रही है, तो वो रजिस्टर्ड बिजनेस जो है वो लायबल होता है टू पे GST अंडर RCM, ठीक है। अगर किसी कॉर्पोरेट बिजनेस को दी जा रही है, फर्म को दी जा रही है जो GST के अंडर रजिस्टर्ड है, तो उनकी लायबिलिटी बनती है टू पे GST अंडर RCM, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सर्विसेज हमने अब तक की, GTA सर्विस, एडवोकेट सर्विसेज, नेक्स्ट स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम समझें, एडवोकेट की हमने समझ ली, ठीक है, GTA की हमने समझी, ठीक है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हमने समझी। नेक्स्ट है अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं किसी भी बिजनेस को, बिजनेस एंटिटी को, रजिस्टर्ड बिजनेस को, तो वहां पे भी रिसिपिएंट बिजनेस जो है उनकी लायबिलिटी बनती है टू पे GST अंडर RCM, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे हमें पता है कोई भी कंपनी है, ठीक है, कंपनी के ओनर्स शेयर होल्डर्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं, बट कंपनी को चलाता कौन है, डायरेक्टर्स, ठीक है। तो डायरेक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है कंपनी को या किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, ठीक है, तो कंपनी जो है उस डायरेक्टर को क्या पे करती है, रेम्युनरेशन पे कर रही है, ठीक है। उस रेम्युनरेशन को एक तरह से सर्विसेज लेने वाला कौन है, कंपनी, सर्विसेज कौन दे रहा है, डायरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज कौन हुआ, बॉडी कॉर्पोरेट या कोई भी कंपनी। तो उस केस में भी RCM के अंडर GST पे करना होता है, ठीक है, जो भी वो डायरेक्टर को रेम्युनरेशन पे कर रहा है उस पे कंपनी GST पे करती है अंडर RCM, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी अगर इंश्योरेंस एजेंट अपनी सर्विसेज सप्लाई कर रहा है टू द इंश्योरेंस कंपनी, तो वहां पे इंश्योरेंस बिजनेस जो होता है, इंश्योरेंस कंपनी होता है, उनकी लायबिलिटी बनती है GST पे करने की अंडर RCM, ठीक है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट जो है
वो बैंक को या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या कंपनीज को अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो वहां पे भी बैंक्स की लाइबिलिटी बनती है उनको वो जो सर्विस चार्ज पे कर रहे हैं उस पे जीएसटी पे करने की, क्योंकि वो रिसिपिएंट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है कोई भी ऑथर, म्यूजिक कंपोजर या आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, ठीक है, जो भी उनका कॉपीराइट रिलेटिंग वर्क होता है, ड्रामेटिक होता है, म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क होता है, तो वहां पे रिसिपिएंट कौन होता है? पब्लिशर, ठीक है, या प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपनी हो गई, वही रिसिपिएंट होते हैं जो इनकी सर्विसेज लेते हैं। वहां पे भी आरसीएम के अंडर जीएसटी की लायबिलिटी बनती है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट लास्ट केस है हमारा टैक्सी ड्राइवर या कोई भी, सपोज मेरे पास इनोवा कार है, वो मैं रेंट पे देना चाहती हूँ, ठीक है, टू द ई कॉमर्स कंपनी, ठीक है, जैसे ओला हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे ई कॉमर्स कंपनी जो है वो रिसिपिएंट है जो मेरी सर्विसेज ले रही है, मेरी टैक्सी ड्राइवर की सर्विसेज ले रही है, मेरी कार का रेंट पे कर रही है, ठीक है, तो वहां पे भी जो ई कॉमर्स कंपनी होती है उनकी लायबिलिटी बनती है टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। ठीक है, तो ये सारे हमारे नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज थे अंडर जीएसटी जिनकी लायबिलिटी बनती है टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। जैसे हमने पीछे बात की, ये सेक्शन अभी एप्लीकेबल नहीं है, ये अभी पोस्टपोन किया गया है, डेफर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस सेक्शन है। ठीक है, जहां पे अभी हम समझते हैं कि ये एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके कुछ रीजंस भी हैं क्यों ये एप्लीकेबल नहीं है और ये कहाँ पे अप्लाई होता है ये सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज लेता है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे सपोज कोई भी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सपोज मैं अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं कोई भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रही हूँ डायरेक्ट कस्टमर को, ठीक है, B2C सप्लाई है, तो वहां पे कोई भी हेडेक नहीं है, सिंपल है। ठीक है, तो वहां पे कोई भी जो कस्टमर मेरी सप्लाई ले रहा है उसे भी टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा, मुझे भी कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड हूँ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है? अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंडर, अनरजिस्टर्ड है, और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंडर, तो अगर वो गुड्स की सप्लाई ले रहा है अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो वहां पे उसकी लायबिलिटी बनती है टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेडेक है। तो जहां पे B2B सप्लाई हो रही है, अभी कोई भी रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है, अगर वो अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स या सर्विसेज रिसीव करेगा, तो वहां पे देखो, एक तो उसे सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, मतलब बिल ऑफ सप्लाई उसे देगा अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उसे दोबारा बिल बनाना पड़ेगा, प्लस आरसीएम के अंडर रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी, टैक्स भी पे करना पड़ेगा, फिर जाके आईटीसी क्लेम करेगा। ठीक है, तो कितना हेडेक है, उसका बर्डन भी बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा तो वो क्या करेगा, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ही नहीं लेगा। ठीक है, वो किससे गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई लेना पसंद करेगा? किसी रजिस्टर्ड पर्सन से। ठीक है, ताकि वहां पे बाद में वो उसी को टैक्स पे करे और उसकी आईटीसी भी वो क्लेम कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, बट अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से वो सप्लाई लेगा तो वहां पे रिसिपिएंट के लिए हेडेक थोड़ा हो थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि उसका बर्डन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये थोड़ा डेंजरस सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस है उनके लिए भी ये एक तरह से लॉस है, क्योंकि रजिस्टर्ड बिजनेस उसे सप्लाई नहीं लेंगे, और रिसिपिएंट के लिए भी ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका बर्डन भी बढ़ जाएगा अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स या सर्विसेज रिसीव करेंगे।
तो यहाँ पे सेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट स्टेट दैट if a vendor is not registered under GST and supply goods to the person registered under GST, then reverse charge would apply. This means that GST will have to be paid directly by the receiver instead of supplier. ठीक है ना? I think ये बात तो आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी. Then the registered buyer who has to pay GST under reverse charge has to do self invoicing. ठीक है, उन्हें सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी फॉर द परचेज मेड, जितनी भी उन्होंने परचेज की है अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, ठीक है, तो उसकी भी सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, टैक्स इनवॉइस दोबारा बनाना पड़ेगा उसका, ठीक है. इन इंट्रा स्टेट परचेज CGST and SGST have to be paid under reverse charge mechanism by the purchaser. Also, in case of interstate purchase, the buyer has to pay IGST. ठीक है, ये तो हमने बेसिक जो GST पढ़ा था वहां पे हमें क्लियर है. And the government notifies the list of goods or services on which this provision gets attracted from time to time. ठीक है, कि गवर्नमेंट ने भी नोटिफाई किया है लिस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज कहाँ पे RCM लगेगा, ठीक है, कौन से ऐसे गुड्स और सर्विसेज है जहां पे RCM लेवी होगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सप्लाई थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, हमारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट 2017, ठीक है. तो यहाँ पे जहां सप्लायर जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रिसिपिएंट को गुड सप्लाई कर रहा है. ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे हम Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और मिंत्रा, ठीक है, ये सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है. यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज इनके अपने नहीं होते, जितने भी बिजनेसेस हैं वो इनके थ्रू आगे कस्टमर्स को गुड्स और सर्विसेज सेल करते हैं, ठीक है. तो वहां पे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी बनती है टू पे GST टू द गवर्नमेंट, ठीक है, ना कि सप्लायर की. तो यहाँ पे भी ये RCM के अंदर आता है, क्योंकि गुड्स की मूवमेंट कौन कर रहा है, सप्लायर कर रहा है टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर. तो वहां पे GST की पेमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर करता है टू द गवर्नमेंट, ठीक है. तो वहां पे आगे रिसिपिएंट तो हमारा कस्टमर ही होता है, ठीक है. यहाँ पे सप्लायर गुड्स की मूवमेंट करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, और ई कॉमर्स ऑपरेटर आगे सेल करता है रिसिपिएंट को और पेमेंट रिसीव करता है रिसिपिएंट से, और जो GST है वो गवर्नमेंट को पे करता है, प्लस वो जितनी अमाउंट है उसमें से TCS भी डिडक्ट करता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 2%, ठीक है, और अपनी कमीशन चार्ज करके बैलेंस अमाउंट जो है वो सप्लायर को पे कर देता है, ठीक है. और यहाँ पे इसकी असेसमेंट कैसे होती है, यहाँ पे सप्लायर और रिसिपिएंट बोथ डज नॉट असेस द लायबिलिटी, ठीक है. कौन असेस करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर असेस करता है लायबिलिटी लाइक सप्लायर, ठीक है. और सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने की लायबिलिटी किसकी बनती है, ई कॉमर्स ऑपरेटर की बनती है. और ई कॉमर्स ऑपरेटर और सप्लायर दोनों का यहाँ पे रजिस्टर्ड होना कंपल्सरी है, ठीक है, अंडर GST. जैसे अगर सप्लायर भी अगर रजिस्टर्ड होगा GST के अंडर, तभी वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आगे कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज सेल कर पाएगा, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे हमें पता है इंटर स्टेट सप्लाई के टाइम पे चाहे हमारी जो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है, वहां पे हमें रजिस्टर करवाना कंपल्सरी ही होता है, ठीक है. और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हमारी मंथली होती है, हर मंथ हमें रिटर्न फाइल करनी होती है और चालान भरना होता है, ठीक है. टाइम ऑफ सप्लाई मेंशन है गुड्स के लिए सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 एंड सर्विसेज के लिए सेक्शन 13 सबसेक्शन 2. यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर हमारे जैसे अगर सपोज LG है, ठीक है, LG डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहा है गुड्स, वो तो नॉर्मल सेल हो गई. बट अगर LG कंपनी, ठीक है, रजिस्टर्ड है, इनका मैंडेटरी होता है GST के अंडर रजिस्टर करना, अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू
सेल करना चाहते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे अमेजोन को भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है अंडर जीएसटी, ठीक है। वो आगे कस्टमर को सेल करते हैं, ठीक है। बिल तो एलजी के नाम से ही बनता है कस्टमर के लिए, ठीक है। बट वो कलेक्ट कौन करता है? अमेजोन कलेक्ट करता है, ठीक है। अमेजोन हमारे यहाँ पे थर्ड पार्टी हो गई, ठीक है, या फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जितनी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, मिंत्रा, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर से बिल की पेमेंट रिसीव करते हैं, अब उसमें से कमीशन चार्ज करते हैं, टीसीएस डिडक्ट करते हैं और जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देते हैं और बैलेंस अमाउंट एलजी को पेमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे समझते हैं, जैसे ये एलजी है, यहाँ पे गुड्स की मूवमेंट हो रही है टू दी अमेजोन, जैसे 40 एलईडी टीवी उन्होंने अमेजोन को भेजी, ठीक है। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ई-वे बिल और डिलीवरी चलान के थ्रू गुड्स की मूवमेंट वेरीफाई होती है और अमेजोन आगे वन बाय वन अपने कस्टमर्स को सेल करता है। जैसे महक ने यहाँ पे एक एलईडी परचेज की, सपोज 10,000 की है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस बनेगा और टैक्स इनवॉइस एलजी के नाम से ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलईडी टीवी है, उसपे जीएसटी है 18%, तो टोटल बिल की पेमेंट करती है महक अमेजोन को। तो वहां पे टोटल 10,000 में से, ठीक है, 11,800 हो गए, 11,800 में से 1,800 की गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा अमेजोन, ठीक है। जीएसटी पे करेगा अमेजोन, गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। और 10,000 का वैल्यू है, उसमें 2% टीसीएस कलेक्ट करेगा अमेजोन और वो भी गवर्नमेंट को पे करेगा अमेजोन, ठीक है। ताकि ये चीज होती है, ताकि पता चल जाए कि एलजी के इतने प्रोडक्ट सेल हुए, ठीक है। और बाद में वो अगर नहीं शो करता अपनी सेल, तो वहां पे उससे नोटिस पहुंच जाता है एलजी को, ठीक है। क्योंकि एक तरह से अगर अमेजोन ने टीसीएस कलेक्ट किया है और जीएसटी पे किया है गवर्नमेंट को, तो ये क्लैरिफाई हो जाता है गवर्नमेंट को कि एलजी की इतनी सेल हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अमेजोन जो है पेमेंट कर देता है आगे अपनी जितना भी पेमेंट है 10,000 में से अपनी कमीशन चार्ज करता है और टीसीएस कलेक्ट करता है और बैलेंस अमाउंट पेमेंट कर देता है, ठीक है। और जो 1,500 रुपया अपनी कमीशन चार्ज कर रहा है उसका भी अलग एक बिल बनाता है, ठीक है, एलजी के नाम से। Now next is supply of services through an e-commerce operator, ठीक है। अभी गुड्स की तो हमने डिस्कस की कि अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो सेल करते हैं तो कैसे डीलिंग होती है। अभी all type of businesses can use e-commerce operators as an aggregator to sell products or provide services. Section 9, subsection 5 of CGST Act states that if a service provider uses an e-commerce operator to provide specified services, then the reverse charge will apply to the e-commerce operator, ठीक है। मीन्स यहाँ पे मेंशन्ड है कि अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज प्रोवाइड करता है थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर की लाइबिलिटी बनती है टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट अंडर आरसीएम। ही विल बी लाइबल टू पे जीएसटी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी सर्विसेज कवर होती है? सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जैसे ओला और उबर की सर्विसेज, ठीक है, पैसेंजर्स लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल की सर्विसेज लेते हैं ओला उबर के थ्रू। तो वहां पे ओला और उबर जितना वो सर्विसेज चार्जेस पे करते हैं उस पे टैक्स पेमेंट की लाइबिलिटी ओला और उबर की बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है अकोमोडेशन सर्विसेज इन दी होटल्स, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लब्स, ठीक है, और any other commercial places meant for residential or logging purposes, except where the person supplying such service through e-commerce operator is liable for registration due to turnover exceeding the threshold limit. Means जहाँ पे वो e-commerce operator के थ्रू नहीं कर रहा सर्विस सप्लाई, तो वहां पे उनके अलावा बाकियों की हम बात कर रहे हैं जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रहे हैं अपनी सर्विसेज, ठीक है, जैसे ओयो, मेक माई ट्रिप, ठीक है। तो इनकी लाइबिलिटी बनती है टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम।
नेक्स्ट है हमारी हाउसकीपिंग सर्विसेज such as plumbing, carpentering, except where the person supplying such services through e-commerce operator are liable for registration due to turnover beyond the threshold limit. इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लम्बिंग कारपेंटरिंग की सर्विसेज अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी जा रही है, ठीक है, तो वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल है टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम, बट वैसे प्लम्बिंग और कारपेंटरिंग की अगर सर्विसेज दी जा रही है मींस विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, तो वहां पे उन्हें अगर उनका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन पहले करवाएंगे तो फॉरवर्ड चार्ज ही उनपे अप्लाई होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लेटेस्ट हमारे इंडिया में अर्बन कंपनी है, ठीक है, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रिशियन की, टीचर्स की, ब्यूटिशियन की, प्लम्बर की, ये सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। इन दिस केस अर्बन कंपनी इज लाइबल टू पे जीएसटी एंड कलेक्ट इट फ्रॉम द कस्टमर इंस्टेड ऑफ रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। Also, suppose the e-commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory. Suppose उनका कोई physical business नहीं है, सिर्फ कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। इन दैट केस अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है उस ई कॉमर्स वेबसाइट को, ऑपरेटर को, ठीक है, देन ही विल बी लाइबल टू पे टैक्स फॉर एनी पर्पस, ठीक है। इफ देयर इज नो रिप्रेजेंटेटिव देन द ऑपरेटर जो उसे ऑपरेट कर रहा है will appoint a representative who will be held liable to pay GST, ठीक है। तो यहाँ पे ये है हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर का केस, ठीक है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट 2017, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टॉपिक है, ठीक है, जो हमने कंप्लीट डिस्कस किया इस वीडियो में, ठीक है। नाउ थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग स्पॉट बाय महक।